नमस्कार, मैं ईरा साहिब जस्ता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भारत में। आप जानते हैं कि इस चैनल पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड और म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं और बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी आपको हम देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कर लीजिए और जो बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। पिछले हफ्ते पिछले कार्यक्रम में हमने एक्सप्लोजिव्स के बारे में चर्चा की थी और ये जानकारी देने की कोशिश की थी कि एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं और उनका जो इतना सारा हमने संग्रह किया हुआ है अलग-अलग देशों में, अलग-अलग कोनों में इस दुनिया के, उसका क्या असर है हमारी पर्यावरण पर और पूरी धरती पर और इसका इम्पैक्ट क्या है? एक्सप्लोजिव्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो क्या है? तो मुझे मालूम नहीं था कि ये जो चर्चा मैंने 3 हफ्ते पहले की, उसका नतीजा इतनी जल्दी आ जाएगा और ऐसे लगने लगेगा कि वो बड़ा लेजिटिमेट टाइम था उस टॉपिक को छेड़ने का। क्योंकि 22 फरवरी को हमें खबर आई कि रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। रशिया हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन और बहुत सारी बमबारी और बहुत कुछ उन्होंने एक्शन लिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यूक्रेन के अगेंस्ट। बहुत सारा उन्होंने बॉम्ब वगैरह वहाँ पे गिराए हैं, जान-माल का नुकसान हुआ है। तो आज का जो कार्यक्रम है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एक्सपर्ट कर्नल डॉक्टर एस.एस. मलिक जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो एक टॉपिक है जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका हीरा जी, धन्यवाद। जी, ये जो एक टॉपिक हमने आज पकड़ा है, जो रशिया ने कार्रवाई की है यूक्रेन के खिलाफ, ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बन गया है। हर टीवी के चैनल पर, मैगज़ीन में, अखबार में इस विषय को बताया जा रहा है, इसके बारे में अपडेट्स दिए जा रहे हैं। कुछ चैनल्स तो इतने सेंसेशनलाइज़ तरीके से इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध उनके स्टूडियोज़ में ही एंकर्स आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे क्योंकि आप इस मामले में आपने बहुत रिसर्च करी है, कि आखिर ये हुआ क्या? रशिया ने ये कार्रवाई इतनी स्ट्रॉन्ग यूक्रेन के अगेंस्ट करी क्यों? हीरा जी देखिए, ये जो लड़ाई है रशिया या जिसको रूस कहते हैं हम, जी, उसके और यूक्रेन एक और देश है जो उसका पड़ोसी है यूरोप के अंदर, ये लड़ाई दोनों देशों के बीच में हो रही है। जी, रशिया 1991 में, जिसको अर्स्टवाइल यूएसएसआर भी कहते हैं, जो कि एक यूनियन ऑफ सोवियत संयुक्त रिपब्लिक्स, एक गठजोड़ था स्टेट्स का। तो वो 1991 में जो नेटो का जो ग्रुप है, नेटो फोर्सेस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलके कुछ इस तरह से जो विरोधी तत्व थे यूएसएसआर के अंदर, वो करके उन्होंने रशिया को तोड़ दिया, यूएसएसआर तोड़ दिया। तो कोई 14-15 स्टेट्स आ गए, उसमें यूक्रेन एक था। तो का है इन्फ्लुएंस बहुत पास में आ गया है और ये फर्दर उनकी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को मतलब तोड़ सकता है, उनका फर्दर उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो चाहे या नेटो के साथ इनका कोई संबंध हो, तो उन्होंने एक अपनी डेडलाइन या रेड लाइन रख ली कि भाई नो फर्दर देन दिस। सो ऐसा है कि दोनों देशों ने, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो गया है और मिसाइल्स, बॉम्ब्स, एयर अटैक्स, टैंक्स, गन्स सब इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि बहुत दर्दनाक है।
जान माल का बहुत नुकसान है। तो ये एक मैं बताना चाहता हूँ। जी। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मेरे ख्याल से विश्व भर में इस चीज की चर्चा हो रही है कि क्या ये जो युद्ध बीच में छिड़ गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा? क्या दुनिया के बाकी देश भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे? आपका सवाल जो है वो ठीक है, प्रश्न अपनी जगह बहुत ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में स्टार्ट हुई, जर्मनी में 1914 टू 1918 को, 4 साल। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945, 6 साल चली। और उसका अंत हुआ जब यूएस ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम फेंके, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। तो ऐसा नहीं है कि डर नहीं विश्व युद्ध होने का, लेकिन अभी मेरी मान्यता है कि जो नेटो फोर्सेस ने, जिसमें यूएस सबसे आगे है और बाकी जो उस ग्रुप में देश हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी सेना को इसमें नहीं उतारेंगे। अच्छा। तो जिससे एक वो क्लियर हो जाती है, एज वी आर टॉकिंग, हम जब ऐसे बात कर रहे हैं कि लड़ाई को बढ़ावा देने की उनमें कोई ऐसी भावना नहीं है कि फौजें आपस में आमने सामने लड़े। लेकिन मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, आर्म्स एंड एमुनिशन सपोर्ट, वो उन्होंने शुरू कर दी है यूक्रेन को देनी। तो तीसरा विश्व युद्ध अभी शायद गलत होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वॉर का मुख रुख जो उस तरह से उस तरफ जाएगा। ओके, अच्छा। तो अभी इंडिया जो है, हमारे तो मेरे ख्याल से दोनों ही मुल्कों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट होगा? हमारी देश की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? एंड इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, इतना सारा जो असला फेंका जा रहा है, बम चलाए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी बहुत पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप थोड़ा जिक्र करें और बताएं कि इस लड़ाई का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा भारत पे और ग्लोबली एंड ऑन इंडिया आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। आपके पहला सवाल जो आपने कहा है कि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट क्या है, देखिए 2 फैक्टर्स बहुत मुख्य हैं। एक तो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं, तकरीबन बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ वेरियस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेते हैं। उनके साथ कईयों के परिवार भी हैं और भी स्टाफ है, वैसी स्टाफ है, और भी इंडियंस हैं बिजनेस लिंक्ड जो विजिट्स पे रहते हैं। तो उनको निकालने का पहले तो सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको सेफली वहां से, क्योंकि लड़ाई का मैदान बन चुका है और कुछ भी हो सकता है और बहुत गोलाबारी चल रही है, तो सबसे बड़ा रिस्क लाइफ का है। तो एक वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इंडिया पे आता है कि अपनी इंडियंस को, जो अपने भारतवासी हैं, उनको सकुशल वहां से कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आप पढ़ रही होंगी कि भारत सरकार ने काफी इंतजाम किए हैं, फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की हैं, और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, जो फ्रेंडली कंट्री है, ये भी अनाउंसमेंट किया है कि हमारे लोग वहां चले जाएं, वहां से उनको पिकअप किया जाएगा। तो वो एक अंडरवे है, वो एक्शन चल रहा है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट 50 to 60% जो इंडिया का मटेरियल है, अपना सैनिक साजो सामान जिसको कहते हैं, जिसमें एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें आर्मी के टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक्स हैं, दूसरे टैंक्स हैं, लाइट टैंक्स है, फिर गन्स हैं, आर्म्स एमुनिशन है, और बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स का जो बैकअप है, और भी कई चीजें। तो वो एक डिपेंडेंसी है हमारी रशिया के ऊपर। तो ये युद्ध होने से
वो सारा जो एक एग्रीमेंट है, एक प्लानिंग है, एक अरेंजमेंट है दोनों देशों में, वो कहीं ना कहीं पे सफर जरूर करे, उसका असर आएगा। और एक असर है दूसरा के ये युद्ध से जो ग्लोबली एक फ्यूल प्राइसेस में राइज होने वाला है और कमोडिटीज में राइज होने वाला है, तो वो जो एक कोलेटरल एक इम्पैक्ट आना है इकोनॉमी के ऊपर, दैट इज आल्सो देयर। बट मुख्य रूप से जो पॉइंट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वो एक डायरेक्ट हमारा इफेक्ट होता है, हम इफेक्ट होते हैं उससे। तो अगर एक एक रफ एस्टिमेट दूसरा अगर जी आपने प्लीज बताइए। हाँ, दूसरा आपने जो पूछा एनवायरनमेंट के ऊपर, तो एनवायरमेंटल हम देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही चल रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं या बॉम्ब्स हैं या आर्म्स एमुनिशन है, वो चल नहीं रहा है, रुकावट है, फट नहीं रहा है। और जो फट रहे हैं उसका भी जो एक रेजिड्यू रहता है, थोड़ा सा हवा में रहता है, जमीन पे रहता है। तो एक तो डायरेक्ट, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, दे आर वेरी हाई इन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, NO3s एंड NO2s, प्लस और भी दूसरे केमिकल्स रहते हैं। तो डायरेक्टली हवा में पोल्यूशन है, इसकी प्रदूषण है। फिर ये जहां गिरते हैं जमीन पे, जहां भी बॉम्ब्स ये मटेरियल पड़ेगा, वहां पे कहीं पानी में गिरेंगे, कहीं पे जमीन के ऊपर बारिश वारिश में और पानी के साथ मिलके ये करोजन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो वो किसी ना किसी रूप से आपकी जो खाने की चेन है, वो चेन के अंदर ये मटेरियल आने वाले हैं, खाने में इंसानों के, जीव जंतुओं के। तो डायरेक्टली, क्योंकि ये केमिकल्स स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, तो आपके फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्ट, लिवर, ये सबको ये इम्पैक्ट करता है, करेंगे। तो ये एक इसका जो पर्यावरण के ऊपर इम्पैक्ट है, वो भी हमें झेलना पड़ेगा, सामने है वो। तो अगर मैं एक आप एक्सपर्ट हैं, आपको लड़ाइयों के बारे में, वॉर्स के बारे में बहुत आइडिया है, एक रफ एस्टिमेट अगर मैं आपसे लेना चाहूँ, आपको क्या लगता है ये लड़ाई इनकी कितने दिन तक ये सस्टेन करेंगे, दोनों युद्ध, दोनों कंट्रीज? देखिए, जैसा शुरू में लगा था, जिस हिसाब से हम सब ने देखा कि रशिया ने शायद प्लान किया था कि 3-4 दिन में ही दे विल रन ओवर यूक्रेन, और जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि ये गवर्नमेंट को उतार के अपनी पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर पाएंगे, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऑलरेडी आज 6वां-7वां दिन हो गया है। सो दैट इज वन। सेकंड है कि जो एक लोकल सपोर्ट है इनको देखने में आ रही है, इनफैक्ट विद इन यूक्रेन, इवन विद इन रशिया, और बाकी सारे विश्व में एक सपोर्ट जो कॉमन पब्लिक से आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है। लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वन साइडेड वॉर ही देखने में तो वन साइडेड वॉर लगती है, क्योंकि बिल्टअप बहुत ज्यादा है, जो साइज ऑफ डिफेंस फोर्स सिस्टम ही इनका बहुत ज्यादा है, रशिया का बहुत पावरफुल आर्मी है। तो वो जो पैरिटी है, रेशो बहुत मतलब इट इज अनबैलेंस है बहुत ज्यादा। तो देखो, हम वी आर ऑल वाचिंग, होपफुली may extend up to another 5-10 days, बट एक और जो अटकलें लग रही हैं कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, अगर वो शुरू हो गया तो फिर वो तो लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी, जो कि पूरा चांस है उसमें तब्दील होने का। तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स कहीं से भी वो शुरू हो जाते हैं, and they will keep harming the Russian forces, and वो एक बैटल ऑफ अट्रिशन और उछलती रहने का लंबा खिंच सकता है। तो इस तरह से है, अभी हम वी आर ऑल वाचिंग द डेवलपमेंट्स, जैसे डे बाय डे हो रहा है जी। तो हम अब देश पे तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे कंट्रीज अभी उसके मेंबर्स हैं, तो इस युद्ध में यूएनओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
एंड आपको क्या लगता है, हाउ विल यूएनओ पार्टिसिपेट इन दिस एंड हाउ विल दे कंट्रोल दिस? देखिए, यूएनओ, हम ये तो नहीं कहते कि यूएनओ का जो ऑर्गेनाइज हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जी। वो फेलियर हुआ है, क्योंकि 1945 के बाद हाँ। वर्ल्ड वॉर थ्री तो नहीं हुई, छोटे मोटियां लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन वी कैनॉट कॉल एनी वॉर के वर्ल्ड वॉर थ्री महायुद्ध हो गया, जैसे अभी हम अटकलें लगा रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट तो यूएनओ डे टू डे एक्टिविटीज और पिछले ऑलमोस्ट 70 इट हैज बीन अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है कि ये परमानेंट मेंबर्स तो खुद ही हैं, रशिया परमानेंट मेंबर है, यूएस परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड किंगडम जो वो परमानेंट मेंबर है, चाइना परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर। सो ये खुद ही इन्वॉल्व हैं अभी, तो ये दूसरे का मसला क्या हल करेंगे फिर? राइट। ठीक है, तो इनको परमानेंट मेंबर्स को वीटो करने की, तो समथिंग विच यू डोंट एग्री इज नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, सो उसको वीटो कर देते हैं फिर। तो इंडिया ने इसमें थोड़ा एक न्यूट्रल स्टांस लिया है, जो कि लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इंडिया ने अपना एक नॉन अलाइंड किसी के साथ भी नहीं है, वो सबूत दिया है, और बड़ी सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है हमारी सरकार ने, जो जिसकी प्रशंसा हो रही है। तो यूएनओ को अगर चलना है तो दीज परमानेंट मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स एज ए कम्युनिटी हम सबको उसमें पॉजिटिविटी रखते हुए इसको अपनी अपनी जो ड्यूटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम तो यही करते हैं कि निभाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो जिसका आज ये है कि यूएनओ के सेशन चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बात है कि जो नेटो ने डिसाइड किया है कि हम अपनी सेना नहीं उतारेंगे, मेरा ख्याल कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव स्टेप है उनका, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन अगर हो जाती है तो फिर chances of escalation of the war they become very high. So कहीं ना कहीं यूएनओ का रोल यूएनओ निभा रही है, उनकी लिमिटेशंस हैं वो भी हमें मालूम है, तो यूएनओ टू दैट एक्सटेंट इज सक्सेसफुल। राइट। तो युद्ध तो हम जानते हैं कि विनाशकारी होता है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो, ये इसका रिजल्ट बुरा ही होता है। तो मैं भारत चैनल की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? इरा जी, देखिए, इस तरह का विनाशकारी युद्ध जो हम देख रहे हैं, मन ही मन में हर कोई यही कह रहा है, सोच रहा है कि भाई ये बंद होना चाहिए, क्योंकि तो परिणाम नजर आ रहे हैं, दुष्परिणाम, जान माल का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, और दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनका मतलब क्या सत्यानाश हो रहा है। तो वो सब नेगेटिविटी है उसमें, युद्ध में तो इनोसेंट बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सोल्जर्स हैं, तो ये विचार करने की जरूरत है। और जैसे कि इंडिया ने भी कहा है, और बहुत तरह से सपोर्ट है कि भाई आप डायलॉग करो, सिट अक्रॉस द टेबल, एक दूसरे की बात सुनो। मेरे ख्याल उसमें लॉजिक है, विजडम है, और वही एक सही रास्ता है। बाकी आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से एक बटन टेक्नोलॉजी आ गई है, बटन दबाने से कितना आप देखिए ना, डिवास्टेशन और ये सब तबाह हो सकता है, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन, ह्यूमैनिटी के नाते। ये हर एक का ये एक धर्म बनता है कि हम इसको अपोज करें इसको, और जैसे आपका भी नारा है कि से नो टू वॉर एंड बैन दीज बॉम्ब्स एंड फैन पीस, शांति आने दो, तो मैं भी उसके साथ पूरा समर्थन है हमारा। तो यही कहना चाहूंगा मैं उसमें। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत संक्षेप में आपने हमारे साथ शेयर की।
एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी होगी ये इंफॉर्मेशन। तो इस कार्यक्रम का अंत हम इसी स्लोगन से करेंगे, बैन बॉम्ब्स, फैन पीस, से नो टू वॉर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, और अगली बार मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय। थैंक यू।